नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कंवल और आज मेरे खास मेहमान हैं विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता श्री अशोक सिकल। स्वागत है सर आपका सीधी बात में। मुझे याद है कुंभ के दौरान इलाहाबाद में आपसे मुलाकात हुई थी और तब आपने सीधी बात में कहा था कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इस वक्त देश में नेहरू की लोकप्रियता जैसी है, वाजपेयी से ज्यादा। एक साल बाद निकल के आया कि शायद जो आप कह रहे थे वो ठीक निकला। तो एक साल पहले आपने ऐसे कैसे पकड़ लिया जो बाकी देश को समझने के लिए 16 मई का इंतजार करना पड़ा? देखिए, ये बात हम लोगों को दिखाई देने लगी थी। सच बात मैं आपको बता दूं कि हमारे संत एक अजेय नेता चाहते थे, शिवाजी जैसा नेता चाहते थे। उन्होंने कुछ ऐसा अनुष्ठान किया जिससे उसका वो स्वरूप धीरे धीरे मुझको दिखाई देने लगा। और जैसे 2002 का चुनाव हुआ, 2007 का हुआ, 2012 का हुआ, और जैसा वो अजेय पुरुष के रूप में सामने दिखाई देने लगा और धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता जिस प्रकार से देश भर में दिखाई देने लगी, तो मुझे ये ध्यान में आया कि देश में आज़ादी के समय लोकप्रियता सर्वाधिक अगर किसी की दिखाई देती थी तो नेहरू जी की दिखाई देती थी। इस समय पूरे देश में वही लोकप्रियता ये हमारे नरेंद्र मोदी जी के प्रति दिखाई दे रही है। इसीलिए मैंने इस बात को कहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अजेय जो नेतृत्व देश को चाहिए, जो हमारे संत चाहते थे, वो पैदा हो गया है। इस बार का चुनाव राम मंदिर का नहीं था, चुनाव विकास के मुद्दे पर हुआ और मोदी को 282 सीटें मिली। आपको लगता है कि भारत के वोटर और भारत की जनता राम मंदिर जैसे मुद्दों को पीछे छोड़ते हुए केवल और केवल नौकरियां, ग्रोथ और जीडीपी, इस तरह के मुद्दों पर ही इस वक्त अपना ध्यान आकर्षित करना चाहती है? देखिए, बड़ा भारी अंडर करंट हिंदुत्व का था, बड़ा भारी। क्योंकि हर बार जो चुनाव और गुजरात में जीते हैं वो अंडर करंट जो हिंदुत्व का रहा उसी के कारण से जीते हैं। और वो अंडर करंट पूरे देश में चल रहा था, वही जो गुजरात में चल रहा था, जिनके कारण से गुजरात में उनकी विजय हुई, वही अंडर करंट पूरे देश में चल रहा था। इसलिए उसको कहने करने की आवश्यकता थी ही नहीं। और ये भी बात सत्य है कि वो चाहते भी हैं कि गवर्नेंस के साथ साथ विकास यह एक जन आंदोलन का स्वरूप ले ले, और उन्होंने इसको जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयत्न किया है। नहीं, पर फर्क है, हिंदुत्व पर यह चुनाव नहीं लड़ा गया है, हिंदुत्व पर यह चुनाव नहीं जीता गया, ये चुनाव जीता गया है विकास पर, नौकरियों पर। और आपको नहीं लगता कि नई सरकार का जो फोकस है वो केवल और केवल नौकरियों पर और विकास पे होना चाहिए और राम मंदिर जैसे पुराने मुद्दों पर नहीं? ऐसा नहीं है। मैंने बताया अंडर करंट कुछ और है, और बड़ी बड़ी जो विजय प्राप्त हुई है सब जगह पर से, उसमें ये बात, जैसे कि जिन कारणों से उनकी विजय गुजरात में होती थी, उन्हीं कारणों से सारे देश भर में विजय हुई है। और वो एक अजेय नेता के रूप में वहाँ भी प्रस्तुत हुए थे। इसी प्रकार से वो अजेय रूप उनका ये संपूर्ण भारत में आया है। ये बात सही है कि उनका प्रधान विषय गवर्नेंस है, उनका प्रधान विषय विकास है, और ये ठीक भी है। वो चाहते हैं कि इस देश के भीतर जो दृष्टि है लोगों की फर्क बदल जाए, एक दृष्टि में फेर आएगा देश में, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मेरा सीधा सवाल है आपसे, क्या विश्व हिंदू परिषद का एजेंडा मोदी जी का एजेंडा रहेगा, या आप ये मानेंगे कि आर्टिकल 370 हुआ, राम मंदिर हुआ, यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ, ये विवादास्पद मुद्दे मोदी ना ही उठाएं और सिर्फ विकास पर जोर दें तो बेहतर होगा, या वीएचपी का पीछे की तरफ से दबाव होगा मोदी पर वीएचपी के एजेंडे पे आने का? ये विवादास्पद नहीं है, ये बहुत विवादास्पद। जितने भी ये मुद्दे हैं ये भारत में हिंदू समाज के, ये सब मुद्दे भारत के विकास के हैं। जैसे गंगा का मुद्दा है, गंगा का मुद्दा, आज गंगा प्रदूषित है और वो किसी एक विशेष षड्यंत्र के तहत ये काम हो रहा है कि गंगा को समाप्त किया जाए। पर मैं गंगा की बात नहीं, मैं बात कर रहा हूं आपसे। ये सारे विषय है हिंदुत्व के विषय में गौ का विषय है, साफ हो। देखिए, गौ का विषय है, ये हिंदुत्व का विषय है। आप मेरे सवाल, राम जन्मभूमि का विषय है, ये हिंदुत्व का विषय है। हमारे देश में 373 दावा 72 दावा जो है, इसको समाप्त किया जाए, ये केवल हिंदुत्व का विषय, सब राष्ट्रीय विषय है।
और जो देश के विकास के साथ सीधे सीधे संबंधित। पर इन विषयों पर चुनाव नहीं लड़ा गया और मैंडेट जो मिला है मोदी को वो इन विषयों का नहीं मिला है। या आप मानते हैं कि चूंकि ये मैनिफेस्टो में है भारतीय जनता पार्टी के, इस वजह से मोदी को अब राम मंदिर बनाना चाहिए, आर्टिकल 370 बदलना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे जब वो पीएम थे कि मेरे पास मैंडेट नहीं है तो मैं इन वायदों को कैसे पूरा करूं। वीएचपी की क्या उम्मीद है कि क्योंकि अब मोदी के बाद सिंपल मेजॉरिटी है, क्या आपको लगता है कि वो मुद्दे जो वाजपेयी ने दरकिनार कर दिए थे या किनारे रख दिए थे अब मोदी उन्हें उठाएंगे? देखिए, वाजपेयी जी ने, मुझे स्मरण है, अमेरिका में एक मिलेनियम का प्रोग्राम था जिसमें कि ये जो इंटरफेथ लीडर्स ये सारी दुनिया में गए थे। हमारे भी देश के 108 महात्मा वहाँ गए हुए थे और कुछ संयोग ऐसा हुआ कि अटल जी भी उस समय वहीं पर थे और लोगों ने कहा कि हम एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, भारतीय ऐसा एक सम्मेलन करेंगे। सम्मेलन किया और हमारे सत्यमित्रानंद जी महाराज ने एक सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया अटल जी से, वहाँ स्टेज पर बैठे हुए थे अटल जी, कि अटल जी आपने ये 3 बातें कही थी जो आपने छोड़ दी हैं, हम चाहते हैं इसको आप कैसे पूरा करेंगे? वहाँ उन्होंने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, आपने हमको पूरा क्लियर मैंडेट नहीं दिया है, आप मैंडेट हमको पूरा देंगे तो इस कार्य को हमको पूरा कर देंगे आपको। और अन्यथा उन्होंने ये भी कहा कि मेरे सारे पद छीन सकते हैं मगर स्वयंसेवक का पद नहीं छीन सकता। इतनी तक बात उन्होंने कही थी। मुझे ऐसा लगता है कि वही भारतीय जनता पार्टी आज भी है और उसके कमिटमेंट्स भी वही हैं और मोदी जी के भी कमिटमेंट्स वही हैं। इसलिए ये जो बातें हैं, तीनों चारों बातें नहीं, केवल बाकी भी बहुत सी बातें हैं जिसको हमारी पिछली जो सेक्युलर सरकारें कहते हैं उन सरकारों ने केवल निगलेक्ट ही नहीं किया है, उन्होंने एक प्रकार से हिंदू समाज को अपमानित किया है। तो ये सब पूरे होंगे समीर। नहीं, आपकी बात हुई है मोदी जी से क्योंकि आपकी मुलाकातें हुई हैं गुजरात भवन में। आपको उम्मीद है कि आर्टिकल 370, राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड मोदी सरकार के एजेंडे पर रहेगा? जी हाँ, मेरी चर्चाएं हुई हैं उनसे। क्या कहा है उन्होंने आपसे? मैं इस विषय पर आपसे क्यों चर्चा करूं, मैंने क्या कहा है और कैसे किया है, क्योंकि ये हमारी आपस में चर्चा नहीं, तो मोदी जी ने क्या कहा आपको? मैंने काम होंगे। मोदी जी ने कहा आपको? जी हाँ, किया? जी हाँ, पक्का आप कह रहे हैं कि वादा किया? मैंने बातचीत की है उनसे भाई साहब। ये चुनाव के नतीजे आने के बाद? नहीं, चुनाव के पहले ही चर्चा हुई है उनसे। नहीं, क्योंकि चुनाव के बाद मेरी बात तो चुनाव के बाद की बात तो फर्क होती है। चुनाव के बाद तब तो सबका सपोर्ट चाहिए। गुजरात में हमने देखा था वीएचपी का जो कद है गुजरात में मोदी ने कम कर दिया था। देखिए, मैं कोई मिलने के लिए उनसे गया नहीं और मैं कोई लालायत भी नहीं हूं मिलने से। वो दिल्ली आ जाएंगे तो मिलना हो जाएगा, मगर मैं लालायत भी नहीं हूं इसलिए मैं गया भी नहीं मिलने के लिए। वो भाजपा इतनी बड़ी संख्या में जीत कर आई है, मुझे अच्छा लगा, मगर इसके कारण से मैं उनसे मिलने के लिए जाऊं ऐसा मुझे आवश्यक नहीं। पर आप कह रहे हैं कि चुनाव से पहले मोदी ने चुनाव से पहले मेरी उनसे बहुत बार चर्चाएं हुई, एक बार नहीं। वादा किया था कि राम मंदिर बनेगा अगर मेजॉरिटी आई। ये बातें सीधे सीधे नहीं होती है भाई साहब, इतनी होती है कि भाई ये बातें सामने हैं, उन्होंने कहा ठीक हमारे ध्यान में है, इतनी बातें हुई हैं। नहीं, क्योंकि आर्टिकल 370 चेंज होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, आपके हिसाब से मोदी ने आपको वादा किया? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ये सारे काम हो सकते हैं, ऐसा हमारे यहाँ के एक्सपर्ट्स का कहना है। एक्सपर्ट्स और मैंने इस बात को उनके सामने रखा था। देखिए, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ये सारे तो बात काम तो वाजपेयी जी के सामने भी रखी गई थी, तब क्या हुआ? नहीं हो सकता। वाजपेयी के सामने ये बातें इसलिए नहीं हो सकती थी क्योंकि एक बड़ा भारी सेक्युलर ताकतें लगी हुई थी इसके विरुद्ध, तो अपनी सरकार खो देते और वो नहीं कर सकते। नहीं, सेक्युलर ताकतें तो मोदी के खिलाफ लग जाएंगे अगर ये मुद्दे उठाएंगे। वो तो कैसे लग जाएंगे भाई? अब तो आज तो ब्लंट मेजॉरिटी खड़ी हुई है, सब लोग सपोर्ट करेंगे उसको। नहीं, पर ये ब्लंट मेजॉरिटी हिंदुत्व के मुद्दे पर मेजॉरिटी नहीं मिली है। आप क्या बात कर रहे हैं? विकास के मुद्दे पे मिली। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं जानता हूं देश भर में किसने काम किया और कैसे ये जीत करके आए हैं, उसमें बहुत से फोर्सेस लगे हुए हैं और वो सब फोर्सेस हिंदुत्व के कारण से लगे हुए हैं उनके पीछे। तो आप कह रहे हैं उनको भी मालूम है। आप कह रहे हैं कि संत महात्माओं ने जो मदद की है मोदी की, केवल संत महात्मा नहीं, बहुत जितने भी हिंदुत्व से संबंधित फोर्सेस हैं, पूरा संघ परिवार है, इन सब की शक्ति लगी है। किसके लिए लगी है भाई? इसीलिए लगी हुई है कि जो आज तक, मैं तो ये समझता हूँ कि पृथ्वीराज के बाद हमारे इस देश के ऊपर ये हिंदुत्व का जो सत्ता पर अधिकार समाप्त हो गया था वो फिर से आज प्राप्त हुआ है। और इसलिए हमारे वो मुद्दे जो आज तक बहुत दिन से जो प्रतीक्षा कर रहे थे वो सारे पूरे होंगे। नरेंद्र मोदी ने आपको राम मंदिर पर, आर्टिकल 370 पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो वायदे चुनाव से पहले किए, पूर्ण बहुमत आने के बाद उन वादों को कार्यान्वित करने पर मोदी कदम उठाएंगे? अरे भाई, मैनिफेस्टो तैयार हुआ है, वो सब उनके मर्जी से तैयार हुआ है। ऐसा मैनिफेस्टो नहीं बना है कि जो किसी ने बना दिया और उनके पास रख दिया गया।
आपको नहीं, आपकी तरफ से प्रेशर नहीं होगा क्योंकि जिताने में आपका भी हाथ है। देखिए, हम क्यों प्रेशर डालेंगे? जब हमें लगता है कि ये काम अपने आप होने वाला है तो किसी प्रेशर की जरूरत नहीं है। नहीं, तो जो लोग उसका विरोध करेंगे, देश का बड़ा तबका ऐसा है अल्पसंख्यकों का जो चाहेगा नहीं कि राम मंदिर बने राम जन्मभूमि में, उनका क्या कीजिएगा? कौन है ऐसा तबका? कहाँ पर है वो तबका? और कितनी ताकत है उस तबके में? उसकी तबके में कोई ताकत नहीं रह गई अब। ताकत हो ना हो, हाँ, मुझे बताइए। उनकी आवाज है, उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकती, उनकी सोच है, उनकी सोच मारी नहीं जा सकती। नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? आप पूरे देख लीजिए, आज बहुत बड़ा पूरे देश के विरोध करने वाले लोगों को एक बड़ा भारी आज ये सदमा लगा होगा कि भाई बिना हमारे भी सरकार बन सकती है, और उस सरकार उनको सोचना पड़ेगा। इस देश के भीतर अगर हमें रहना है तो हमको मिलकर रहना है, साथ में रहना है। हम भी चाहते हैं कि इस देश के भीतर सब मिलजुल करके रहें, पूरा देश, ये देश के विकास के काम में पूरा देश। उनकी मर्जी के खिलाफ तो नहीं हो सकता, जबरदस्ती करके आप बोले कि कश्मीर में जाके कोई भी बस सकता है, तो जो कश्मीरी हैं उनको तो नापसंद है, उमर अब्दुल्ला को नापसंद है, ये कैसे आप करके आर्टिकल 370 बदल सकते? आप सोचते हैं अगर वो विरोध करेंगे देश में क्या होगा? देश भर में उपद्रव, अगर वो देश भर में एक बड़ा भारी वातावरण के विरुद्ध बन जाएगा, उनके लिए लाभदायक नहीं होगा। और अगर आप जबरदस्ती करते हैं उनकी मनमर्जी के बगैर, तब जो विरोध होगा उसका कोई जबरदस्ती कोई नहीं करना चाहता, मगर जरूरत पड़ती है और जबरदस्ती की जाती है और वो विरोध करते हैं तो ये उनके बहुत विरुद्ध जाएगा। और ये वो समझ रहे हैं, धीरे धीरे ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आप कह रहे हैं समझ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कह दिया कि आर्टिकल 370 कतई नामंजूर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कतई नामंजूर है, राम जन्मभूमि का तो सवाल ही नहीं। अरे उनके कहने से क्या होता है? देश के भीतर जब ताकत आ गई है तो ये सब काम पूरे हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर, देखिए देवरहा बाबा मुझसे कह करके गए थे कि बच्चा जब राम जन्मभूमि के मतलब मसला आएगा तो सब लोग सपोर्ट करेंगे, सब लोग इसका सहयोग करेंगे, जितने भी सब हिंदू मुसलमान ईसाई सब लोग मिल करके करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि परिस्थिति ऐसी बन गई है कि सबको सपोर्ट करने की स्थिति आ गई। मिलता जबरदस्ती करके प्रेशर डाल रहे हैं फिर तो आप? जी नहीं, मैं देख रहा हूं कि क्या, मैंने आपको बताया प्रेडिक्शंस पहले भी हुए हैं और अभी भी प्रेडिक्शंस मेरे सामने हैं, बड़े बड़े महापुरुषों के, ये सब लोग मिल करके इसको बनाएंगे, वो मेरे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, ये होने वाला है। कब होगा? 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में? अरे भाई ये काम होगा, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, और निश्चित रूप से होगा। जैसे मैंने उस समय कहा था कि भाई पॉपुलर, इतना बड़ा उसकी पॉपुलैरिटी है इस देश के भीतर, वही बात मेरे सामने इस समय भी है जो मुझे आंखों से दिखाई दे रही है कि राम जन्मभूमि का मंदिर बनेगा ही नहीं, सारे देश के लिए बड़ा गौरव का विषय होगा, सारे संसार के हिंदुओं के लिए बड़ा गौरव का विषय होगा, और कोई उसका विरोधी नहीं होगा। देखिए, हम चाहते थे कि मंदिर बने, मगर मंदिर कब बने? जब दोबारा इसको तोड़ने की शक्ति दुनिया में किसी की ना हो। आज वो स्थिति आ गई है कि अगर मंदिर का निर्माण होता है तो दुनिया में कोई भी शक्ति उसको तोड़ने का हिम्मत नहीं कर सकेगा। आज उस स्थिति को प्राप्त करने के बाद मंदिर का अगर निर्माण होता है तो फिर स्थायी रूप से एक गौरव का केंद्र संसार के भीतर हिंदुओं का बना खड़ा हो जाए। विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल हमारे साथ हैं। पहला ही काम जो नरेंद्र मोदी ने किया, ये तय होने के बाद कि उनकी जीत हुई है, वो था नवाज शरीफ को बुलाना। क्या आप खुश हैं इस बात से कि पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी के स्वेरिंग इन सेरेमनी के दौरान राष्ट्रपति भवन में होंगे? देखिए, उन्होंने सभी पड़ोसी देश के प्रमुखों को बुलाया है, और मैं समझता हूं कि हमारे देश में मंगल कार्य जिस किसी के घर में होते हैं पड़ोसियों को बुलाता है, और बुलाना भी चाहिए, क्योंकि पड़ोसियों से ठीक संबंध रखने चाहिए, अच्छे संबंध रखने चाहिए। हमारी परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा के नाते से उन्होंने क्या ही ठीक किया उन्होंने, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारी दूरियां बढ़ती चली गई हैं। विशेष रूप से मैं देखता हूं कि नेपाल के साथ हमारी दूरियां बहुत बढ़ गई, श्रीलंका के साथ हमारी दूरियां बहुत बढ़ गई, और ये दूरियां कम की जा सकती हैं, परस्पर वार्ता से भी दूरियां कम की जा सकती हैं। और मगर जो कोई शत्रुता करना ही चाहता है और कोई जो सोचता है कि हम सीरियल ब्लास्ट करने वाले लोग हमारे यहाँ से जाते हैं और वो भारत को परेशान करते ही रहेंगे, तो फिर ये दोस्ती तो बहुत निभ नहीं सकती। क्योंकि चुनाव के दौरान बीजेपी, वीएचपी और नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेरर एंड टॉक साथ में नहीं हो सकती, आतंकवाद और बातचीत का सिलसिला साथ में नहीं चल सकता। आतंकवाद का सिलसिला तो जारी है, बातचीत आपने शुरू की थी, आतंकवाद रोके बगैर, ये वादा खिलाफी नहीं है? देखना है कि आतंकवाद अभी चलता है कि वो रुकता है। नहीं, आतंकवाद के कैंप तो चल ही रहे हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। हाँ, कैंप तो बसे हुए हैं। तो फिर वो तो फिर उसी प्रकार के संबंध बनेंगे अपने।
क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के खिलाफ कार्रवाई की, भारत को उसी तरीके से दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में सोचना चाहिए? देखिए, वो कोई बहुत हल्ला मचा करके तो नहीं होगी। मैं ये समझता हूँ कि ये बात उन्होंने कही भी है, हल्ला मचा करके हम इसको ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसी कार्रवाई करनी होगी तो कर दी जाएगी और लोगों को ध्यान में आ जाएगा। अगर ऐसा कोई सबक सिखाना होगा तो सबक सिखाने का काम कर दिया जाएगा। वहाँ तो स्टेट स्पॉन्सर्ड है टेररिज्म। इसीलिए मैंने कहा आपको, दुनिया जो है इसका जवाब देगी। भारत उसमें शामिल होगा। इसका जवाब पूरी दुनिया देने के लिए तैयारी कर रही है। कोई समय आएगा, हो सकता है कि समय देर सवेर से आए, मगर समय आएगा। चलिए, बातें तो खूब हुई हैं, देखते हैं उनमें से तमाम वादों में कितनों को नरेंद्र मोदी हकीकत में बदल पाते हैं। अशोक सिंघल साहब, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी अशोक सिंघल से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।